मेरे प्रिय दोस्तों, यह एक लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 150। एक पहाड़ के ऊपर आरव बहुत ही आरव से पीठ के बल लेटा हुआ था। वह आसमान को देखते हुए किसी गहरी सोच में घूमता तो वही उसके पास में बैठे ड्रैगन बस उसे देख रहा है। उसकी नीली आंखों में कुछ था। अब महसूस किया कि किसी की नज़र उसके ऊपर है, इसलिए उसने अपनी सोच से बाहर जाकर इधर उधर नर्सरी घुमाई तो उसकी नज़र ड्रैगन की नज़र से जहां मिली, जिसे ड्रैगन को देखने लगा और बाकी में उसे मानना पड़ा कि यह ड्रैगन सप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शक्तिशाली है। उसकी वह विशाल शरीर और खूबसूरत पंख के साथ मासूम चेहरे को देखकर आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही ड्रैगन है जिससे वह कुछ समय पहले मिलकर एक खतरनाक ड्रैगन से लड़ाई लड़ी है। यह उसकी इस दुनिया में आने से पहली लड़ाई था जिसे उसने अपनी शक्तियों से मिलकर लड़ा। उससे तो ये सब पहले कहानियों में लगता था, पर अब उसे लगने लगा कि सच में उसकी जिंदगी अब सच में बदलने लगी है। हर एक मोड़ पर से एक नई चैलेंज मिलते हैं। आरव आप उसे वह बहुत ही बखूबी निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। उसने अपनी पिछली जिंदगी में एक चीज सीखी थी कि आप जो चाहे वह कर सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और अपने उसे व्यक्ति को मरने नहीं देना जो व्यक्ति आप बनना चाहते हैं। इस सोच के साथ आरव अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था, साथ ही साथ अब वह इस दुनिया में सरवाइव कर पा रहा है, नहीं तो उसे यह सभी चीज सहाना या अपनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। तभी आरव को महसूस हुआ कि कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शक्ति उसके आसपास आ रही है। ये बात ड्रैगन ने भी महसूस कर ली और वह दोनों खड़े होकर सतर्क हो गए। जैसे वह उन लोगों ने अपना नजर चारों तरफ करके अपनी शक्तियां जागृत कर लिए, वैसे ही उनके सामने एक गोलाकार रोशनी आ गई और उसे रोशनी से आचार्य उत्तम देव जी निकलने लगी। उन्हें देखकर वह दोनों थोड़े आचार्य में पड़ गए थे, पर आचार्य जी ने बहुत ही ज्यादा सख्त और शांत स्वभाव से आरव को देखकर कहने लगा, राजकुमार आरव, अभी आपको इसी वक्त महल के लिए जाना होगा। ये कहते हुए उसकी नज़र उसने उन दोनों को देखा और फिर अपने साथ वापस से वहां ले गए। आगे आए जहां वह रहते थे, झील के किनारे, और आचार्य जी से कुछ पूछना कहना चाहता था, पर आचार्य जी ने उसे सीधा महल जाने को कहा। इसके बाद अब बिना कुछ सी सवाल की सीधा अपना शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए महल के अपने कमरे में पहुंच गया। वहां आने के बाद उसने अपने राजकुमार वाले वस्त्र पहन लिए, जिसे वह ज्यादातर अपने खास उत्सव या कहीं लोगों को दिखाने के लिए पहना करता है। वह पूरी तरह से राजकुमार की तरह तैयार होने के बाद अपने आप को आईने में देखकर वापस से पुस्तकालय जो उसके कब्ज के एक कोने पर बना हुआ था, उससे वह सुनहरी किताब अदृश्य रूप से छुपाया गया था, वह निकालकर उसमें ड्रैगन्स के बारे में और सभी किस पढ़ने और उसके बारे में जानने लगा। वह सुनहरी किताब भी ऐसे ही ठीक कि वह हर एक जानकारी जो आप चाहता था वह उसे बता रही थी, और जैसे जैसे ड्रैगन्स और उसके साम्राज्य के रहस्य भारत में पढ़ना शुरू किया, उसके आंखें आश्चर्य से छोटी हो गई, पर इतने में उसने पढ़ना जारी रखा। तभी आर को कुछ याद आया और उसने कुछ सोचते हुए वह जादू किताब बंद कर दिया और फिर महल का भ्रमण करने के लिए चला गया। इस वक्त उसके साथ दो सेवक थे, पर उसके अंगरक्षक और कारण दोनों ही वहां पर मौजूद नहीं था। वह उन्हें ढूंढ रहा था, पर वह दोनों का कोई अता पता नहीं था और वह किसी से इस बारे में पूछना भी नहीं चाहता था। इसलिए कुछ सोचते हुए वह अपने पिता के यानी राजा को मुंडे की उसे कक्षा की तरफ चला गया, जहां पर उसके पिता बाकी साम्राज्य का देखरेख करते और अपना आधा समय वही व्यतीत करते हैं। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां पर अलग अलग अधिकारी आपस में बैठे हुए किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ अधिकारी कुछ मोटे मोटे किताब जैसा पन्नों का ढेर लिए उसे व्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं। ये सब देखते हुए आरव ने सीधा उसे कक्षा की पद की तरफ चलने लगा जहां पर वह बैठा है। अपने जगह पर बैठने के बाद ही सभी अधिकारी ने एक स्ट्रांग और शक्तिशाली और अब महसूस किया, जिसके बाद सभी की नर्सरी राजकुमार आरव यानी उत्तर अधिकार की आरव की तरफ चला गया और सबने एक तरह से अपनी जगह पर उठकर उसे अभिवादन किया। कुछ देर में वह राजशाही दफ्तर या कहे राजा का वह जगह जहां पर राजा कुंभदेव अपने सभी तरह के राज सही काम या अलग अलग राज्य के कामों का मुहाना लेते या फैसला सुनाते वहां पर बैठा हुआ था। हालांकि वह वहां पर मौजूद था, इसीलिए इस वक्त सभी दरबारी शहर में हुए थे, क्योंकि और इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था और उसके और में एक अलग ही जतारा का घुटन सभी महसूस कर पा रहे थे। एक मंत्री ने अपने बात रखते हुए आरव से कुछ कहना चाहता था, पर आराम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर सभी चीजों को गौर से देखने सुनने के बाद और आने कुछ कठिन फैसला सुनाए, जिसके बाद उसने कुछ दंड अधिकारियों को दंड भी दिया और साथ ही साथ कुछ लोगों को चेतावनी भी। और उनके चेतावनी कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, कुछ ऐसा था जिसने इसके बारे में वह वहां के अधिकारी और मंत्रिमंडल ने कभी नहीं सुना था, इसलिए वह थोड़ा डरे हुए भी थे। आरव के आने की खबर सभी को पता चल चुका था। इसलिए राज देवी महारानी जी आरव को खाने पर निमंत्रित किया, जिसका मन रखते हुए आरव भी उसे तरफ चला गया। इस पूरे वक्त आरव को ना तो उसका अंगरक्षक मिलना ही करन पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए हैं, नहीं तो हमेशा मेरे सर के ऊपर ही बैठे रहते हैं, ये सब बार बढ़ते हुए चला गया। राजशाही डाइनिंग टेबल पर आरव में राजा कुंभदेव की बगल उच्च दर्जे की पद पर बैठ गया तो वही उसके दूसरे साइड राज देवी जी बैठा हुए थे। उसने राजकुमार को देखकर मुस्कुराते हुए उसके साथ बात करने लगी तो वही बिना जवाब दिए आरव और चुपचाप बैठकर अपना खाना खाने लगा। इस वक्त वहां पर तीनों राजकुमारी राजकुमार और रानियां भी मौजूद थी। आज इत्तेफाक से सभी एक ही वक्त पर वहां पर मौजूद थे। तो वही कोई था जो नफरत भरी निगाहों से आरव को देख रहा था, और आप सब तो जानते हैं कि इतनी नफरत इस महल में आरव के लिए कौन रख सकता है। एपिसोड 151।
आरव अपनी जगह पर बैठकर आराम से अपना खाना खा रहा था। जैसे ही उसका खाना खत्म हुआ, राज देवी जी उससे बात करने की कोशिश करने लगी। ये पहली बार हुआ था कि उसे किसी से बात करने में इतनी मुश्किलें आ रही है, तो वही आरव जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता। तभी उसने देखा कि उसके सामने से कुछ दूरी पर उसके अंगरक्षक और कारण आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर आरव ने अपना खाना खत्म किया और बिना किसी को कुछ कहे वहां से चला गया। जैसी आरव उन दोनों के पास पहुंचा, उन दोनों को देखकर उसने गुस्से से नाक खुला लिया और उन दोनों को घूरते हुए उनके सामने से आगे की तरफ चलने लगा। उसे इस तरह से देखकर वह दोनों समझ गए कि इस वक्त आ रहा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और गुस्सा वह किस लिए है ये बात वह लोग समझ नहीं पा रहे थे। करण और अंगरक्षक आरव के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके अपने पीछे आते हुए महसूस करने के बाद अब मैं आखिर का कहना शुरू किया। आखिर इतने समय से तुम दोनों कहाँ गायब थे? मैंने कितना ढूंढा तुम्हें, पर तुम दोनों का कोई पता ही नहीं है। अब क्या मैं तुम दोनों को ढूंढता हूं और कोई काम नहीं है मेरे पास? ऊपर से यह महल के काम और यह अधिकारी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। पता नहीं राजा कुमदेव इन सभी चीजों को कैसे संभालते हैं। एक तो इस महल में मेरे कोई दुश्मन है, तुम दोनों को पता है ना? हाँ राजकुमार आरव, हम समझ नहीं है, पर आप इतने समय से हमें नजर नहीं आए, इसलिए हम आपकी ही कामों को संभाल रहे थे। आपको कुछ बातें बतानी थी, पर उससे पहले हमें किसी और काम से कहीं और जाना पड़ा। अगर हम वहां नहीं जाते, साफ साफ हो किस बारे में बात कर रहे हो? चलते हुए आराम में बिना उसकी तरफ देखे कहा तो। अंगरक्षक ने अपना सर झुकाए हुए चलते हुए कहा तो। आरव, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, करण ने कहा। हमें वापस विद्या निकेतन चलना होगा, तुम्हें पता है ना, वहां पर अब परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, पर हमें वहां पर जाकर अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण पूरा करना है। अब तक तो बहुत सारे लोगों को तुम्हारे राजकुमार होने के बारे में पता चल चुका है, पर कुछ लोगों को नहीं, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी राजकुमार होने के बारे में पता है। वह किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि पारस साम्राज्य के कुछ नियम है जो उनके माता पिता बहुत अच्छी तरह से उन्हें समझा चुके होंगे। आरव के जाने के बाद तीसरी रानी ने महारानी को देखते हुए कहने लगी, आपको नहीं लगता कि कुछ दिनों से आपके हाथों से सब कुछ छूटता जा रहा है? महारानी जी, पहले तो आपका ये बेटा आपके ऊपर जान देता था, और अब देखो कैसे दूर दूर भाग रहा है। हाँ, मैंने भी देखा है। ये राजकुमार आरव तो पहले की तरह और भी ज्यादा शांत हो गया है, पर अब इसका और भी ज्यादा खतरनाक और जादुई हो गया है, जैसे कि बहुत कुछ छुपा रहा हो। अरे हो भी क्यों ना, आखिर वह उत्तर अधिकारी जो है अब समझ आ रहा है कि राजा कुंभ में अपने इस बेटे पर इतना क्यों प्यार उठाते हैं। आखिर उसने साबित कर ही दिया कि यही है इस साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी। यह कहते हुए रानी ने तिरछी नजरों से वैभव की तरफ देखने लगी, जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, और ये तीनों रानी बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। तो वही रानी, राज दे दीजिए वैभव के सामने। अगर राजकुमार आरव की तारीफ किया जाए और उसे उत्तराधिकारी वाले बात को छुड़ाकर मिर्च मसाला लगाकर बातें करें, तो दोनों भाइयों में कुछ तो ना कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। इसका असर वैभव के चेहरे से साफ पता लगाया जा सकता है, और बाकी का कसर तो उनके बच्चों ने पूरा कर दिया। डाइनिंग टेबल का मुहूर्त धीरे धीरे बदलने लगा। महारानी उसकी बात के पीछे का मतलब साफ समझ रही थी, पर उसने उसे देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके जाने के बाद बाकी सब भी वहां से चले गए। सभी को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि महारानी अब बिना अपने स्वाद के कुछ नहीं करती, पर अपने बच्चों के लिए उसका जो कमजोरी है वह बात हर कोई जानता है। वैभव अपने कक्ष में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो कर क्या, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कुछ भी चीज अच्छी नहीं हो रही थी। ऊपर से उसका इस तरह से महल में रहना जो उसके हंसी का कारण बन रहा था। वह एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा और जादूगर को था ही पैर, उसके तबीयत कुछ इस तरह से उसे कमजोर करने की उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो कर क्या। उसके पैरों में अभी भी जान बिल्कुल नहीं थी, जिसके कारण उससे कहीं से आने जाने के लिए अपना अधिकतर जादू शक्ति लगाना पड़ता, और उसका इलाज में उसे कहीं भी नहीं मिल रहा। तभी वह कुछ सोचते हैं अपनी सेवा को बुलाकर एक पत्र लिखवाया, और उसे पत्र को अपने शक्तियों से राजा कुमदेव पहुंचा दिया, और अपने कुछ सेवक को किसी चीज की तैयारी करने को कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तो वही मेघा साम्राज्य में आज में बहुत ही ज्यादा हलचल हो रही थी, क्योंकि राजकुमारी काव्य अब वापस से विद्या निकेतन जाने वाली है, और इस बात का फैसला उसने अपनी मर्जी से किया है। पर उसके माता पिता ज्ञानी राजा और रानी थी इस बात से चिंतित है कि विद्या निकेतन में राजकुमार आरव और राजकुमारी काव्य का अगर आमना सामना हो, तो काव्य अपने दोस्तों के चलते राजकुमार आरव के साथ कुछ कर ना दे। उनका और पारस साम्राज्य के बीच किसी भी तरह का बात नहीं हुआ है। बाकी तो उन दोनों शाही परिवार के बीच जो व्यापार सदियों से चला आ रहा है वह हो तो रहा था, साथ साथ किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद इस वक्त सुनने को या देखने को नहीं मिला। पर सभी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अब उनके रिश्ते में कुछ दरारें आ चुकी है, जिसका फायदा बाकी के राज्य और देश के राजा उठाने वाले हैं। एपिसोड 152। आचार्य उत्तम देव झील के किनारे बैठे हुए थे, और वही झील पर वह ड्रैगन अपना आधा शरीर उठाए हुए एक तक आचार्य उत्तम देव जी को देख रहा है। उत्तम देव ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फिर आया और कहानी लगा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर वह सिर्फ बाहरी रूप से इस तरह से व्यवहार करता है, नहीं तो वह बहुत साफ दिल का इंसान है। तुम जानते हो ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और निर्णय नमक जादूगर जीवित रहते हैं, तो तुम उसे अपनी तरह समझ लो। मुझे पता है
तुमने उसे अपना दोस्त बना लिया है, पर यह बात तुम मानोगे नहीं, आखिरकार तुम ही तो बहुत बड़े जिद्दी हो, इतने सालों तक उसका इंतजार किया, अब वह तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम अपना पहला कदम नहीं बढ़ा रहे हो। जिस पर वह ड्रैगन अपनी नीली आंखों को छोटी करते हुए कुछ आवाज निकलने लगा, जिसे सुनकर वह ड्रैगन आचार्य उत्तम देव कर हिलाते हुए कहने लग, हाँ, मैंने देखा था कि तुमने किस तरीका से उससे उसके साथ मिलकर उसे पर चले ड्रैगन को मार गिराया था, पर याद रहे अल्पविराम में तुम्हें अभी अपनी शक्तियों पर काबू करना नहीं आता, इसलिए जितना हो सके उतना अपने आप को वक्त दो और तुम्हें उसकी उत्तराधिकारी का साथी दोस्त बनाकर उसकी हिफाजत करनी है कुछ वक्त, और फिर तुम उसके साथ हमेशा रहोगी। इस पर ड्रैगन ने सर हिलाया और वापस से झील के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद आचार्य उत्तम के विद्या निकेतन की तरफ चले गए। वहां जाने के बाद उसने देखा कि बहुत सारी अध्यक्ष और आचार्य वहां पर उससे मिलने के लिए आए हुए थे। ये देखकर उत्तम देव ने अपने कक्ष में कुछ प्रमुख आचार्यों को बुलाया और उनके साथ सभी चीजों को सुनने और समझने के बाद अपना फैसला सुनाया, जिसे सुनने के बाद खुशी कार्य को प्रबंध करने और प्रचार करने के लिए अपने आप की कक्षाओं की तरह प्रस्थान कर लिए। उनका यह फैसला बहुत ही ज्यादा अलग था, या कहीं नए छात्रों और पुराने छात्रों के बीच ये बहुत ही नई बात थी जो समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, पर यह परिवर्तन को जाता ही महत्वपूर्ण और सबके लिए आश्चर्यजनक है। जैसे ही कक्षा के छात्राओं ने यह बात को सुनी तो सब हैरान रह गए और कुछ लोग डरे हुए थे तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनका परीक्षा प्रशिक्षण बहुत ही जल्द पूर्ण होने वाला था और साथ ही साथ वह सब उसे दूसरे द्वार पर अच्छा के लिए चुने जाने थे। इसके बाद वह उन जादूगरों के साथ मिलकर अध्ययन और प्रशिक्षण करेंगे जो अपने आप ने तत्वों की शक्तियों में महारत हासिल कर चुके हैं। इस विद्या निकेतन में अलग अलग स्थान थे। छात्रों के लिए पहला स्थान तो काम ही मिलता है जब वह लोग यहाँ पर प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए आते हैं। अब दूसरा द्वारा परीक्षण मतलब उनके जादू शक्तियों को बढ़ाने और उससे भी ज्यादा कुछ सीखने के बाद जाने सीखे जाने वाले का द्वारा परीक्षण, जिसमें पास उद्दीन होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वह सिर्फ एक नाम के जादूगर बन के रह जाएंगे। ऐसा नहीं था कि इसमें फेल होने के बाद वह लोग जादू नहीं कर पाएंगे, बस उन्हें दूसरी द्वारा परीक्षण का आयोजित होने के लिए 3 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। आय परीक्षण हर 3 साल के बाद ही होता है और इसमें कुछ गिने चुने छात्र उत्पन्न करते हैं, पर इस बार तो आम इंसानों के साथ शाही परिवार और अलग अलग परिवारों के बच्चे शामिल थे, इसलिए इस बार बहुत कुछ खास होने वाला था। दूसरी और महल में आरव कक्षा में इस वक्त आरव और करण आमने सामने बैठे हुए थे और अब पिछले कुछ समय से उसके साथ जो कुछ हुआ, ड्रैगन, उसकी दुनिया और उसे लड़ाई से लेकर आचार्य उत्तम देव की बातों को, सभी चीजों के बारे में करण को बताने लगा। हालांकि उसने इन सभी चीजों के बारे में देखा सुना और पढ़ा था, पर यह सभी चीज पर विश्वास करना इतना भी मुश्किल नहीं था। तुम्हें क्या लगता है ये सभी चीज अब तक मुझे क्यों छुपी रही और यह सब चीजों के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? शांत हो जाओ, और तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? पहले तो ऐसे नहीं थे, अब इतनी जल्दी तुम गुस्सा भी हो जाते हो और अचानक से तुम्हारा और बहुत खतरनाक हो जाता है। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? यही कि मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, ना कि किसी किताब से, नहीं उसे व्यक्ति से जो मुझे इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कहता है। और तुम सब मेरे करीबी होकर भी मुझे अंधेरे में रख रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कौन मेरा अपना है और कौन पराया। क्या तुम मुझ पर भी शक करने लगे हो आरव, या कहूँ राजकुमार आरव हो? लगता है राजकुमार का पद तुम्हें कुछ ज्यादा ही व्याकुल कर दिया है। तुम मेरी बातों को गलत समझ रहे हो, मैं बस इतना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम कैसे वहीं से भी चीज करोगी जो मैंने कई बार तुम्हारे मुंह से सुनी है। तो तुम मुझे अपनी सवालों का जवाब सही सही दे दो। तुम मुझे सही सही और सीधे तरीके से बता दो। तुम्हें सभी चीज तुम्हारे आंखों के सामने है आरव, तुम्हें बस सच्चाई को अपनाना है और उसे तरीके से अपने फेस में लेते हुए आगे बढ़ाना है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और एक और बात है, हमें जल्द से जल्द कितने निकेतन के लिए रवाना होना है तुम्हें पता ही होगा क्यों? हाँ, मुझे आचार्य उत्तम देव जी ने बताया। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अभी तो जिस तरीके से तुम्हें जो कहा है सभी जिम्मेदारियां को निभाने की कोशिश करो, और अब तक तुम्हें पता चल ही चुका है कि तुम्हें किससे से सबसे ज्यादा खतरा है, तो उसकी नजर रखो। तुम सही कहते हो, बस तो मैं अभी तैयारी करता हूं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मैं विद्या निकेतन राजकुमार आरव बनाकर जाऊं कि सिर्फ आरव? जिस पर करण ने से देखा कहा, तुम्हें वहां पर आरव बनकर जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम पारस साम्राज्य की उत्तराधिकारी हो और इस रूप में तुमने अब पूरी दुनिया को अपना चेहरा दिखा दिया है, तो अब छुपाने से कोई मतलब नहीं। और रही बात किसी को पता चलने ना चलने की, तो वहां पर तुम्हें कैसे रहना है वह तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी बहुत सारे लोग तुम्हें जानते हैं और पीछे पड़े रहते हैं तुम्हारे इस सुंदर चेहरे से। आरव का मुंह बन गया। ये बात तो सच था कि विद्या निकेतन में उसके जादू से ज्यादा लोग उसके चेहरे से आकर्षित होते थे और विचार कर लोगों से दूरी नहीं बन पाता। एपिसोड 153। करण की बात सुनकर आरव का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कि उसे किसी चीज का डर हो। ये देखकर करण हंसते हुए वहां से चला गया और वही आरव कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, नहीं नहीं, अगर इस बार किसी को मेरे राजकुमार होने के बारे में पता चला तो वह सब लड़कियां और राजकुमारी है तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगी, और फिर इस बार तो माहेश्वरी भी नहीं है मुझे बचाने के लिए। ये सब सोचते हुए और अपने उसे स्थान पर बैठ गया जहां पर कुछ दस्तावेज रखे हुए थे जो जाने से पहले करण ने उसे बताया था कि उन सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़कर मंत्रिमंडल की कक्षा गृह में पहुंचा दे।
अपने सामने इतने सारे दस्तावेजों को देखकर आपको अपने पुराने जिंदगी के वह दोस्त याद आ गया जो एक बिजनेसमैन हुआ करता था और उसके सामने भी इतने सारे वाले रखी हुई होती थी। उसे चीज को याद करते हुए आरो ने खुद से कहा, कम से कम वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो होती थी जिससे हमारा काम आसानी से हो जाता था। पर यहाँ पर तो हर एक चीजों को लिखित रूप में पढ़ो, स्टाम्प लगाओ और अपनी जादुई शक्तियों से एक निशाना बनाकर आंखें भेज दो, और यहाँ पर तो हर एक निशान और मंत्र का एक खुद का ही बड़ा सिस्टम चलता है। पता नहीं अगर यहाँ का राजकुमार अगर हमारे 21वीं सदी के दुनिया में चला जाता तो वह बेचारा तो पागल ही हो जाता। ये सब सोते हुए आपको खुद की सोच पर हंसी आ गई और फिर वह अपने काम पर लग गया। उसके बाद तो उससे कई सारी तैयारियां भी करनी थी। दूसरी तरफ आचार्य उत्तम देव के फरमान के बाद सभी आचार्य अपने अपने प्रशिक्षण की और परीक्षा की तैयारी में लग चुकी थी। साथ ही छात्र भी अपने आपने तत्व की शक्तियों को बढ़ाने और उसे अभ्यास करने में लग गए और पुस्तकालय में और भी ज्यादा लोग देखने लगे। साथ ही साथ अलग अलग प्रशिक्षण जगह पर अब सब मन लगाकर परीक्षण की तैयारी करने लगे। उन्हीं के बीच दो छात्र आपस में बात करते हुए बैठे था। ए राजकुमारी महल, तुमने सुना कि इस परीक्षण और प्रशिक्षण की परीक्षा देने के लिए सत्यशक्तिशाली सम साम्राज्य के राजकुमार आने वाले हैं, यानी पारस साम्राज्य के राजकुमार। मैं तो उन्हें देखना चाहती हूँ। मैंने सुना है वह काफी शक्तिशाली और काबिल राजकुमार हैं, और नहीं तो क्या काबिल तूने होना ही था। आखिर पारस साम्राज्य के जो राजा है वह भी तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तो उनके पुत्र भी तो शक्तिशाली होंगे। और तुमने रिद्धि सिद्धि को नहीं देखा क्या? वह दोनों राजकुमारियां किसी से कम है। यहाँ पर तो उनके भाई तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे। हाँ हाँ, और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी ना? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छा दिखता है तो वह तो मेरा आरव है। वह पूछने को सभ्य से दिख नहीं रहा है, पर मुझे पता है वह बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। आखिर वह एक आम इंसान से एक जादूगर जो बना है, वह तेरा कैसे हुआ? तुम जानती हो ना, राजकुमारी को एक आम लड़की के साथ किसी भी तरह से रिश्ते नहीं रख सकते, और वैसे भी वह आरव तो पहले से ही उसे माहेश्वरी के साथ है। तुमने देखा नहीं, प्रवेश परीक्षा से लेकर अब तक वह दोनों साथ में ही रहे और अचानक से दोनों साथ में ही गायब हो गए। मैंने तो इतना ये भी सुना है कि वह दोनों की सगाई हो चुकी है और वह दोनों इस रिश्ते के लिए सहमत भी है। कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह माहेश्वरी मुझे तो खूबसूरत है नहीं जो उसे इतना अच्छा और शक्तिशाली जादू को मिल जाए। आप बहुत ही अच्छा और शक्तिशाली जादूगर है। ये बात तो तुमने सही कही, पर वह है कहाँ? आखिरी बार मैंने उस जादूगर रुद्रा के साथ देखा था। देखा, मैंने कहा था ना कि वह बहुत ही ताकतवर जादूगर बनेगा। आखिरकार आचार्य रुद्र भी उसके प्रतिभा को जान गए। तुम इतने विश्वास के साथ यह सब कैसे कह सकती हो? क्योंकि यह सब मुझे पता है। मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है। कहीं तुम्हें यह भी तो पता नहीं है कि इस वक्त कौन तुम्हारे पीछे है? की आवाज सुनकर वह दोनों राजकुमारी एकदम से खड़े हो गई और पीछे पलट कर देखी तो वहां पर अपने हाथों में तलवार और प्रशिक्षण वाले कपड़े पहने हुए महेश्वरी वहां पर खड़ी थी और उन दोनों राजकुमारी को आंखें छोटी करते हुए देख रही थी। उसे उनका उसका इस तरह से देखना दोनों राजकुमारी को डरा देने के बराबर था। वह दोनों राजकुमारी एक दूसरे को देखकर दूसरी तरफ भाग गई। ये देखकर उसकी पास में खड़ा एक राजकुमार जो राज महेश्वरी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसके पास आ गया और उसे देखते हुए कहने लगा, आखिर तुम इतने दिनों में बहुत ज्यादा ही बदल गई हो महेश्वरी। तुम्हारी शक्तियां तो और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही है। क्या ये सब उसे आरव से दूर रहकर हुआ है? ना, मुझे पता है। आखिर तुम उसे तरह की थोड़ी हो। मैं कैसे हूं कैसे नहीं, यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। राजकुमार, बेहतर होगा कि आप अपने प्रशिक्षण की तैयारी करें। ये कहते हुए माहेश्वरी दूसरे और जाने लगी तो वही उसे उसे और जाती देखकर वह राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चलने लगा और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। पर माहेश्वरी ने बिना ध्यान दिए चुपचाप उसे तरफ जाने लगी। जहां पर उसका छात्रावास था, इसलिए कुछ समय से उसके साथ बहुत सारी चीज हुई थी जिसके कारण आपको किसी भी तरह से अपने आप को शांत और संयम रख पाए। उसका तो मन हो रहा था कि वह कब आरव से मिले। अब तो उसकी जादुई शक्तियां भी काफी हद तक इतनी बढ़ गई है कि वह आसानी से शाही राजकुमार राजकुमारी को भी हार दे। एपिसोड 154। महल के अंदर आरव अपने कक्ष में बैठे बाकी दस्तावेज कर बैठे गहराई से पढ़ रहा था और पढ़ते हुए उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता भी चला। उसका इन सभी चीजों के बारे में देखकर खुद से कहने लगा, मतलब ये साम्राज्य तो सोने की चिड़िया है। इतना धन और इतना ताकत आखिर किसी भी साम्राज्य के पास हो तो वह तो पूरे दुनिया पर राज कर सकता है। इसलिए पूरी दुनिया इस साम्राज्य के सामने अपना सर झुकता है। क्या किस्मत है बेटा तेरा तो इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी की शरीर में पुनर्जन्म लिया है। पर कोई बात नहीं, इसका मतलब तो मैं लेकर रहूंगा कुछ वक्त बस, और अभी तो सिर्फ सगाई ही तोड़ा है ना। धीरे धीरे करके उसे राजकुमारी की सारी घमंड और जीत लूंगा और पूरी दुनिया के सामने उसकी असली सच्चाई लाके रहूंगा। तब देखता हूं वह किसकी नजरों में उठेगी। वही विद्या निकेतन में माहेश्वरी जैसी ही छात्रावास में पहुंची वैसे ही उसे कुछ हलचल महसूस होने लगी। वह कुछ हलचल को महसूस करते हुए उसे और जाने लगी कि तभी उसने देखा कि सामने से कुछ लड़कियां चलते हुए आ रही है, और अचानक से माहेश्वरी की नजरें एक लड़की के ऊपर टिक गई और उसे लड़की ने भी जैसे ही महेश्वरी को दिखा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह लड़की कोई और नहीं, मैं घर साम्राज्य की राजकुमारी काव्य ही थी, और उसके पीछे खड़ी नींद अब भगवान से यही दुआ कर रही थी कि राजकुमारी काव्य अपना गुस्सा संयम और सीमित रखें,
क्योंकि यह उसका साम्राज्य नहीं है, ना ही उनका महल जिससे राजकुमारी काव्य को हर एक गलती को माफ किया जा सकता है। इस विद्या निकेतन के अपने ही कुछ नियम कायदा कानून भी होते हैं। वही उसके विपरीत माहेश्वरी तो हैरान होकर अपनी जगह पर स्थित हो गई। उसने कभी यकीन सोचा नहीं था कि जिस दिन वह भी विद्या निकेतन में आएगी, उसी दिन राजकुमारी काव्य भी यहाँ पर आ जाएगी। उसने तो सुना था कि राजकुमारी काव्य और पारस साम्राज्य के राजकुमार यानी आरव का सगाई टूट चुका है, और अपनी इस बेइज्जती को राजकुमारी काव्य भूल नहीं सकी, इसलिए वह अपने साम्राज्य लौट गई थी। पर वह आज उसके सामने है तो वही काव्य अपने नफरत भरी आंखों से महेश्वरी को देख रही। वह धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ गई। महेश्वरी कुछ कहती उससे पहले ही राजकुमारी काव्य उससे इग्नोर करके दूसरी ओर चली गई। वहीं उसके आसपास चल रहे राजकुमारियां और लड़कियां भी राजकुमारी काव्य के पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर माहेश्वरी और अपने कक्षा की तरफ चली गई। हालांकि उन तीनों का कक्षा एक ही था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर इस वक्त वहां पर जाएगी तो बात बिगड़ भी सकती है। भारी ही राजकुमारी काव्या ने कुछ कहा नहीं था, पर माहेश्वरी ने उसकी आंखों में नफरत देख लिया था, इसलिए वह अभी किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं चाहती और अपने एक साथी के कक्ष में चली गई और कपड़े बदलकर पुस्तकालय की ओर अपना रुख कर लिया। वही यह सब राजकुमार भी देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक साथी मुस्कान थी जो उसके मन में चल रहे कुछ गलत आशंका को दर्शा रही है। उसने उसी तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, क्या नजारा है, दो शक्तिशाली लड़कियां की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत। लगता है कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा जंग छिड़ने वाला है। इस विद्या निकेतन में मजा आएगा। अब तो बस एक ही चीज की कमी है, देखना यह है कि उसे इन दोनों में से आंखें जीत किसकी होगी। क्या सोच रहा है राजकुमार? कुछ नहीं यार, मैं बस यही सोच रहा था कि ये दोनों खूबसूरत लड़कियां आखिर किस चीज को लेकर एक दूसरे से नफरत कर रही है। पहले भी इन दोनों के बीच एक अलग ही तरह का टकराव होता था, पर अब तो इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत देखी जा सकती है। राजकुमार और उसके आसपास की लड़की हंसने लगे। वह सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों सब अभी अपने युद्ध कला की प्रशिक्षण करके ही आए हुए हैं। इनमें से एक में हंसते हुए कहा, और तू अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझता है, पर तुमने अभी तक ये बात सब डिजाइन ही नहीं, कौन सी बात नहीं किया। दोनों लड़कियां किसी एक लड़की के पीछे है और वह लड़का इस वक्त इस विद्या निकेतन में मौजूद नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लड़का भी शाही खानदान से नाता रखता है, यानी वह लड़का भी एक राजकुमार है। क्या बात कर रहा है वह फटीचर जो माहेश्वरी और उसके भाई के सहारे इस विद्या निकेतन में प्रवेश लिया था। पर राजकुमार तुम भूल मत, वह सर्वश्रेष्ठ जादूगर की परीक्षा में पास भी हुआ था, भले ही वह कैसा भी किया हो, पर कुछ तो था उसके अंदर, और अभी मुझे पता चला कि वह परस साम्राज्य का राजकुमार है। ये सुनकर वह राजकुमार ने मुट्ठी भींच ली के जश्न का नेवता उसे भी मिला था, पर उसे जश्न में किसी कारण वह नहीं जा पाया। पर उसने जो सुना था, कुछ सभी चीजों को उसने नजरअंदाज कर दिया था, पर अब वही सभी चीज अपने दोस्तों से सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा नफरत हो रही थी। राजकुमार आरव के बारे में जानकर उसे बिल्कुल भी यह बात पसंद नहीं आई कि कोई आम लड़का अपने जादू में महारत हासिल करते हुए इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन जाए। पर जो बात सच था वह सच है ही, अब इसमें कुछ नहीं कर सकत। इसलिए मुझे इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की को अपने साथ लाने का फैसला करते हुए कुछ प्लानिंग करने लगा, और वह इस बात से अनजान था कि उसकी सभी चीजों के बारे में उसके बाकी दोस्त पहले से ही जानते हैं, पर इस तरह की व्यक्ति उनमें से कोई नहीं करेंगे। एक, क्योंकि राजकुमारी काव्य और माहेश्वरी की शक्तियों के बारे में सब जानते हैं और उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। भले माहेश्वरी की फैमिली शाही परिवार से ना हो, पर उनके भी बहुत ही संज्ञा और सर्वश्रेष्ठ परिवारों में भी उनका नाम आता है। एपिसोड 155। आज बहुत दिनों के बाद एक भव्य कक्षा लगने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कुछ समय के लिए विद्या निकेतन से बाहर चले गए थे, और जो वहां पर रुके हुए थे वह भी अपनी कक्षाओं को बराबर ध्यान देते हुए अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ उन्हें पता था कि जो भी इस वक्त इस विद्या निकेतन में नहीं है वह सब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली परिवार से आते हैं, और उनके परिवार में कई आचार्य और जादूगर हैं जो उन्हें सही तरीके से बात और सीख सकते हैं। या काहे कि सभी राजकुमार राजकुमारी कुछ वक्त के लिए अपने अपने राज्य चले गए थे, क्योंकि उनके जो आचार्य हैं उनके सभी तरह के मंत्र और अलग अलग तरह के जागरण की शक्तियों के बारे में उन्हें बता और पढ़ा दिया गया था। अब बात रही उन पर अमल करते हुए उसकी परीक्षा और प्रशिक्षण करते रहना, ये सब उनके और जादूगर के हाथ में है कि वह अपने जादू को किस तरीके से अभ्यास करते हुए एक उच्च दर्जे के जादू में परिवर्तित करते हैं। और यही सभी चीजों के बारे में कुछ भाव कक्षा में अलग अलग विद्यार्थी अपने अपने जादू तत्वों की शक्तियों के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने इतने समय में क्या क्या किया और किस तरीके से शक्तियों को जागृत करते हुए अपनी शक्तियों को बढ़ाया। इस बढ़ी हुई शक्तियों का दिखावा करने के लिए बहुत सारे लड़के राजकुमार उसे राजकुमारी को अलग अलग चीजों के लिए चुनौती भी दे रही थी, तो वही बाकी राजकुमारी के सामने अपने जादू का शो ऑफ करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ा। मैं ये सभी चीज एक कोने में बैठी माहेश्वरी भी देख रही थी। इस वक्त वह अकेली ही बैठी थी, उसके दोनों साइड कोई भी मौजूद नहीं था, और सभी को पता था कि वह दो किनारा वाला जगह किसका है। हालांकि वहां पर किसी का नाम नहीं लिखा था, पर सब लोगों की जानते हैं कि वह बैठने की जगह किसकी है, और कोई भी यह नहीं चाहता कि वह बेवजह माहेश्वरी के गुस्से का सामना कर रही। तभी महेश्वरी को कुछ महसूस हुआ और वह सामने की तरफ देखने लगी, जहां पर काव्य अपने सफेद सुंदर कपड़े में बहुत ही ज्यादा आकर्षित लग रही थी।
पर उसके चेहरे पर कोई भी तरह के भाव नहीं थे। उन्हें उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई कठपुतली बहुत ही सुंदर कपड़ों में चलते हुए आ रही है। काव्या ने एक नज़र महेश्वरी को देखा और उसके बगल में जाकर बैठ गई। ये देखकर एक पल के लिए सभी की नज़र इस पर ठहर गई, पर जैसे ही उसने बाकी सब की तरफ देखने के लिए अपनी नज़दीकी, वैसे ही बाकी सब ने उसे पर अपनी नज़दीक फेर ली और आपस में बात करने लगे। कुछ लोग चुपचाप आवाज करते हुए उसी के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ लोग किसी और चीज के बारे में। सभी को पता था कि राजकुमारी काव्य इसके जगह पर बैठी है, वह आरव का जगह है, और ऐसे ही माहेश्वरी के सामने उसी के बगल में आरव की जगह पर बैठना ये सब बता रहा था कि अब काव्य आमने सामने सब कुछ करना चाहती है और बाकी राजकुमार राजकुमारी से और पूरे विद्या निकेतन में यह बात फैल ही गई थी कि आरव कोई मामूली इंसान नहीं है, वह पारस साम्राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार आरव है। इसके बाद तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर पिछले कुछ समय से वह आरव को जानते थे और उसका आकर्षणबाज चेहरा और शक्तिक जादुई तत्वों का इस्तेमाल करना यह बात मानने पर मजबूर कर रहा था। भले ही पहले लोगों को यही लगता था कि आप बहुत ही ज्यादा चालाक और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि आरव सच में अपने आप को छुपाकर ही सभी चीजों में अपना दबदबा हासिल करना चाहता है। आखिर इतनी शक्तिशाली साम्राज्य का उत्तराधिकारी होना कोई आम बात तो नहीं है, और सभी को पता था कि पारस साम्राज्य एकमात्र ऐसा साम्राज्य है कि जिसके अंदर बहुत सारे राज्य आते हैं और साथ ही साथ उनका व्यापार और उनके बाजार पूरे दुनिया में मशहूर है। साथ में बाहरी शक्तियों और अलग अलग संगठन जो कि उसे दुनिया को सुरक्षित रखने और बाहर के काले जादू को रोकने के लिए सबसे बड़ा योगदान पारस साम्राज्य ही देता है। उनके जादूगरों को कोई मामूली जादूगर नहीं होते, और होते भी है तो उच्च दर्जे की। में यही सभी चीज बातें चल रही थी। कुछ देर की शांति के बाद माहेश्वरी ने काव्य की तरफ देखा और फिर कुछ कहती पे वह वापस से अपने किताबों को पढ़ने लगी। कुछ देर ऐसे ही करने के बाद आगे का काव्य नहीं पूछ लिया। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कहाँ दो, ऐसे बार बार परेशान होकर मुझे देखने से तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं हो जाएगी। इस पर माहेश्वरी ने उसे देखा और फिर कहा, आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आई थी? जहाँ तक मैंने महसूस किया है तुमने अपनी पूरी प्रशिक्षण पूरी करनी है, महाराज हासिल कर लिए हो, तो अब ये दिखावटी प्रशिक्षण और परीक्षा से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम चाहते क्या हो आखिर? ये सुनकर पहले तो काव्य थोड़ी सी हालत हो गई, पर उसने यह बात अपनी चेहरे पर आने नहीं दिया। फिर उसे देखते हुए उसके आंखों में आंखें डालकर कहने ने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहती हूँ और किस ये कहते हैं? वह अपनी जगह पर और अच्छे से बैठ गई। ये देखकर महेश्वरी की मुट्ठी भेजी गई, क्योंकि वह समझ गई कि काव्य क्या कहना चाहती है, पर उसने अपने गुस्से को शांत किया और फिर काव्य की तरह देखकर कहा, यही कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वह पहले से ही मेरा था और मेरा ही रहेगा, तुम्हारे आने से पहले भी और तुम्हारे आने के बाद भी। शायद तुम ये बोल रही हो कि मेरे आने से पहले वह मेरा ही था और मेरे आने के बाद मेरा ही रहेगा।